ठीक है, नो फर्दर हाय हेलो वाले मैसेजेस। ओके, तो देखो, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको, इस वर्ड को थोड़ा सा एडिट करके लिख लो, डुअल नेचर ऑफ मैटर लिख लो, इसको ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख लेना, है ना। अपना म्यूट कर लो सब लोग माइक्रोफोन्स। प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। ठीक है, प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली, इसलिए इसे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस बोला जाता है ना। ये अपन ने एक साथ लिख दिया, प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली, इसलिए इसे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस बोला जाता है। हेडिंग का मतलब पहले हम अपन समझते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाँ संकेत, वो तुम क्लास के बाद पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल मतलब होता है डबल, है ना, और नेचर मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है। मैटर मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, राइट। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर जब दो टाइप का बिहेवियर शो करे, ठीक है। तो अब दो टाइप का बिहेवियर शो करने का क्या मतलब है, हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, है ना। ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस कहानी के फॉर्म में सुन लो। तो जो पहले जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने रेडिएशंस के दो नेचर की बात की थी, है ना। दो कौन कौन से नेचर थे, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, है ना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये वाले टॉपिक्स डिस्कस किए थे, है ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में, जहाँ पे हमने उस टाइम लिखा भी था कि कुछ फिनोमिना जो है रेडिएशन से रिलेटेड, कुछ फिनोमिना जैसे कि डिफ्रैक्शन, है ना, एक सेकेंड, जैसे कि डिफ्रैक्शन, ये मैं गंदी राइटिंग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इसको। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, ये वेव की हेल्प से अपन एक्सप्लेन करते हैं। और पार्टिकल नेचर की हेल्प से कौन कौन से टॉपिक्स एक्सप्लेन करते थे हम, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये सब अपन ने डिस्कशन देखा, तो उससे अपन को ये समझ में आ गया था कि जो रेडिएशंस हैं वो डुअल नेचर, डबल बिहेवियर एग्जिस्ट कर सकते हैं, वेव लाइक बिहेवियर कभी कभी, और कभी कभी पार्टिकल लाइक बिहेवियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, ये केवल रेडिएशंस के लिए सही था, है ना। बहुत लंबे टाइम तक, यार ये हाय हेलो वाले मैसेजेस अब बंद करो, इनफ ऑफ इट, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो सभी लोग। तो मैं ये कह रहा था कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक मतलब दो बिहेवियर शो करते हैं। सिमिलरली, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ऐसा माना गया कि जो, ये तो चलो रेडिएशंस की बात हो गई, जो हम मैटर की बात करते हैं ना, मैटर एंड रेडिएशंस आर टू डिफरेंट थिंग, राइट। ये हम लेक्चर के स्टार्टिंग में देख चुके थे। तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ऐसा समझा जाता था कि जो मैटर है उसका स्ट्रिक्टली कैसा बिहेवियर होता है, पार्टिकल लाइक, ठीक है। मैटर जैसे आप मान लो हम किसी क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी क्रिकेट बॉल को अपन फेंकेंगे तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी, है ना। तो ये तो एक पार्टिकल वाला पाथ हो गया, वेव का पाथ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो मैटर के लिए जनरली, मतलब जनरली नहीं, काफी लंबे टाइम तक ऐसा समझा गया कि मैटर मैटर जो है वो हमेशा पार्टिकल बिहेवियर ही शो करता होगा, ठीक है। लेकिन 1924 में डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार मैटर के डुअल नेचर की बात की। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मैटर जो है वो किन्हीं किन्हीं सिचुएशंस में वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, राइट। तो ये डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया, इसलिए इसको डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस बोला गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात अगेन ये है कि हाइपोथेसिस वर्ड का यूज किया जा रहा है ना।
ये जितने भी हम साइंटिस्ट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी फैक्ट्स कुछ भी नहीं है ना। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत। मतलब उस टाइम उनके उनके पास जो भी प्रीवियस लॉजिक्स थे, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया। अब वो चीज़ लॉजिकली सही है कि नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस और फैक्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अभी जब हम ये इसका डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, तो उसमें इस तरह से इमोशनल मत होना कि अरे सर ये मैटर ऐसे वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है वगैरह, है ना। मैटर जो है वो वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा डाउट कुछ लोगों को आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि हाइपोथेसिस वर्ड आप लोग ध्यान में देना। हाँ बिल्कुल, पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं या अजम्पशंस भी कह सकते हैं। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है ना। दे आर सिनोनिम्स ऑफ वन ईच अदर। चलो ठीक है, अब अपन मुद्दे पे आते हैं। तो मैटर के डुअल नेचर की बात सबसे पहले डी ब्रोगली ने की, तो उनका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द वेव लेंथ associated with a particle, ये आप लोग लिख लो स्टेटमेंट, उसके बाद अपन इसे समझते हैं। with a particle of mass m moving with velocity v is given by, right। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखो, इज गिवन बाय, पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। इट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। जहां पर एच क्या है? अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। इसको हम काफी बार यूज कर चुके हैं चैप्टर में, तो अब तो सब लोगों को याद हो गया होगा। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है? पार्टिकल का मास, और वी क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। लैम्डा है पार्टिकल की वेवलेंथ, है ना। तो अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अगर कोई पार्टिकल एम मास का है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पार्टिकल एम मास का है एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, मतलब अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो वेव के फॉर्म में मूव कर सकता है ना। वेवलेंथ की अगर अपन बात कर रहे हैं, मतलब उसका पाथ वेवी हो सकता है। तो वेवी पाथ का मतलब क्या है? कि वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, है ना। तो ये एक वेवी पाथ हो गया। तो वेवलेंथ कैसे निकाल लेंगे फिर हम? वेवलेंथ विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, है ना। कोई एम मास का पार्टिकल जब वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो वेव के फॉर्म में मूव करता है, और इस तरह से आप उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। संकेत क्या पूछ रहा है? पार्टिकल के फॉर्म में वेव से मूव करेगा क्या? पार्टिकल के फॉर्म में वेव से मूव करेगा क्या? पार्टिकल के फॉर्म में वेव, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है। मतलब ऐसा उनका तो कहना था कि कर सकता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, मैं अगेन उस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है ये अपन को नहीं पता। ये सब हाइपोथेसिस है, ठीक है। लेकिन संकेत तुम क्या पूछ रहे थे? पार्टिकल के फॉर्म में वेव से मूव करेगा क्या? हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि ये इस तरह से वेव के फॉर्म में मूव कर सकता है, ऐसा डी ब्रोगली का कहना था, ठीक है। तो अब हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। आज कुछ बच्चे ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं यार? कुछ कुछ खास बात है क्या आज? कोई मुझे कुछ बता दो यार, अगर किसी को पता हो तो। मुझे आज कुछ स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज्यादा लग रहा है। किसी को कुछ जानकारी है क्या? बोर्ड के रिजल्ट आने के कारण ऐसा है क्या?
हाँ संकेत, मुझे भी ये बात सही लग रही है। मैं देखता हूँ, क्लास के बाद चेक करता हूँ मैं समस्या क्या है। चलो कोई नहीं, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। तो डी ब्रॉगली आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, है ना। स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है। तो अब हम लिखते हैं इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। तो देखो, ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है प्लैंक्स इक्वेशन से, है ना, जहां पर फोटोन की एनर्जी, है ना, एनर्जी, एक मिनट रुको इसको, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना, या सिंपल वन भी मत लिखो, सिंपल लिख लो एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या था, एच म्यू, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन वाज एच म्यू विच वाज एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये बात फोटोन के लिए थी, मतलब ये रेडिएशन के लिए ये बात सही थी। ठीक है, उसके बाद एक आइंस्टीन ने लेटर ऑन एक इक्वेशन प्रपोज की थी, है ना। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, है ना। आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप से अपन को क्या पता चला था, आइंस्टीन की बहुत फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो। तो ये जो इक्वेशन है, ये मास, कोई कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास और उस मास में कितनी एनर्जी होगी, उसको ये इक्वेशन रिलेट करता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इस इक्वेशन से अपन को पता चल गया था ई किसके बराबर है, एच सी बाय लैम्डा के, फोटोन का। और वही आइंस्टीन ने बताया कि वो जो एनर्जी है वो इतने मास के इक्विवेलेंट भी होती है। ठीक है, तो ये ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो जब अपन वन और टू को बराबर करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा विल बिकम इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। तो जब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, संकेत क्या पूछ रहा है कि सर वो तो मास जब लाइट के स्पीड से मूव करेगा तभी सेटिस्फाई करेगा ना। नहीं, ये जो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी, जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी, इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो है ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। कोई भी जो मास, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो, है ना। कांस्टेंट, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो सी स्क्वायर को, इसको ऐसे मत अज्यूम, इमेजिन करो कि दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो एच सी बाय लैम्डा और एम सी स्क्वायर को जब आप बराबर करोगे तो इसको इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, एम सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, तो ये तो आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से वेवलेंथ किसी भी रेडिएशन की ये आती है ना। अब बाद में डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि ये जो इक्वेशंस हैं ये मैटर के लिए भी सही बैठ सकती हैं, है ना। तो अगर मैटर के लिए सही बैठ सकती हैं तो ये जो सेम इक्वेशन के लिए ये जो सेम इक्वेशन है ये मैटर के लिए भी सही है। बस यहाँ पर जो आपने लाइट की स्पीड ली है उसकी जगह आप उस मैटर की स्पीड ले लो, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कोई भी रेडिएशन, है ना, कोई भी रेडिएशन जो है वो लगभग, उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग लाइट की स्पीड होती है। और अपन ने ये बात चैप्टर के स्टार्टिंग में कही भी थी कि क्वेश्चंस में अगर आपको रेडिएशन की स्पीड ना दी हो तो आप लाइट की स्पीड मान के कैलकुलेशन कर लेना, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन रेडिएशन के लिए सही था, है ना। अब डी ब्रॉगली ने इसी को मैटर के लिए
अप्लाई कर दिया था। कैसे अप्लाई किया था देखो, उसका अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। डी ब्रॉगली proposed that an electron behaves both as a material particle, both as a matter particle and as a wave. So C can be replaced by V for any such matter particle like electron. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैटर पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो जब ये डुअल नेचर शो कर रहा है, तो जैसे रेडिएशन के लिए डुअल नेचर के थ्रू ये फॉर्मूला आ गया, उसी तरह से मैटर के लिए भी डुअल नेचर के लिए ये फॉर्मूला सही है। बस आप सी की जगह किससे रिप्लेस कर दो, सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय वी, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अपना फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा डी ब्रॉगली के हिसाब से, एक मिनट संकेत में बताता हूँ। फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब भी क्वेश्चन में बोला जाए, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये था इसका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का ये था डेरिवेशन, है ना। संकेत क्या पूछ रहा है कि सर क्वांटम थ्योरी और इनकी थ्योरी में क्या डिफरेंस है। क्वांटम थ्योरी में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, क्वांटा, क्वांटा मतलब लाइट एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना। तो क्वांटम थ्योरी में लाइट को पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटॉन्स के फॉर्म में माना जाता है ना। मतलब पार्टिकल नेचर के बारे में बात की जाती है क्वांटम थ्योरी में। लाइट में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं नहीं, लाइट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लाइट तो रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रॉन तो मैटर हो गया। लाइट इज अ लाइट यू कैन से इट इज अ सर ग्रुप ऑफ फोटॉन्स, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ चंद्रभान बोलो। सर फोटॉन्स भी मैटर होगा क्या? नहीं, एनर्जी नॉट मैटर। यस सर। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया सबको, इसको नोट कर लो, है ना। ये इसका डेरिवेशन है और मेन कंक्लूजन क्या है, अपन को फॉर्मूला ध्यान में रखना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। संकेत कह रहा है कि सर एक बार मैटर के बारे में बता दीजिए। मैटर मतलब हर वो चीज जिसका मास है वो मैटर है। सिंपल डेफिनेशन, मैटर मतलब मटेरियल, है ना। मैटर वर्ड और मटेरियल वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, और मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसका मास हो वो मटेरियल है। ठीक है संकेत। सर मतलब ये इक्वेशन बस मैटर के लिए है, ये फोटॉन पर अप्लाई नहीं कर सकते? फोटोन के लिए ये इक्वेशन है, मैटर के लिए ये इक्वेशन है ना। सर लेकिन फोटॉन का तो मास ही नहीं होता फिर। फोटोन का मास होता नहीं है, ये सही बात है, लेकिन इस इक्वेशन से आप फोटोन का एक हाइपोथेटिकल मास निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास जिसे कहते हैं, है ना। एक्चुअल में होता नहीं है, मतलब ये सब अगेन घूम फिर के बात वहीं पे जाती है कि ये सब है हाइपोथेसिस, है ना। यस सर। तो फोटोन का यस सर। मास होता नहीं है, लेकिन फोटोन का हाइपोथेटिकल मास इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला पता चल गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ की, है ना। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, मतलब अब इसी टॉपिक में है अभी। नेक्स्ट सब हेडिंग है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, हेडिंग का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, या अभी पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद अब मैं समझा दूंगा, ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। देखो, तो हम ये बात कह रहे हैं कि जो पार्टिकल होता है जब वो v वेलोसिटी से मूव करता है ना। तो जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी,
हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। अब इसमें आप दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो m इंटू के ई इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 2 को हम यहाँ पर भेज देंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में एम स्क्वायर वी स्क्वायर बच जाएगा, और दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। तो इससे इसको सॉल्व करके जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो सॉल्व हो के आएगा एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m के ई, ठीक है। एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई, है ना। तो ये अपना एम वी और अंडर रूट 2m के ई में रिलेशन आ गया। अच्छा, एम वी क्या होता है? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कोई बताओ। मोमेंटम। मोमेंटम। शाबाश, मोमेंटम पी, है ना। तो ये जो एम वी है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट में लिख लेना अगर किसी को ना पता हो तो, मोमेंटम, है ना। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोला जाता है, राइट। तो ये अपनी हो गई मोमेंटम की बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ if a charge q having a charge q having initial kinetic energy equal to कितना के ई वन is accelerated is accelerated through a potential difference of v volts, है ना। then the kinetic then the final then the final kinetic energy will be ke वन प्लस q इंटू वी, ठीक है। ये पहले आप लोग स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो देखो, इफ अ चार्ज q हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के ई वन, है ना। तो इसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। एक चार्ज q जिसकी जिसकी मान लो कि पहले से इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई वन थी, है ना। मतलब पहले से इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी अपने आप में। अब आपने क्या किया है, इसको इसको आपने एक्सेलरेट करवा दिया, कैसे? और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स। तो यहाँ पे जो बैटरी के टर्मिनल हैं ये वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो अपन को ये बात पता है कि जब अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो इसके पास पहले से इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, अगर आपने वोल्टेज और अप्लाई कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, है ना। तो जब ये फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास एक बड़ी काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड सिचुएशन में होगी वो दैट वुड हैव बीन इंक्रीज्ड, राइट। ये उस तरह की बात है कि जैसे मान लो एक ये ढलान है ना। ढलान मतलब स्लैंट है ये, और इस पे एक बॉल है, तो ये कुछ मान लो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है ना। अब आपने ढलान को और ऊपर कर दिया, है ना, ये कर दिया, तो जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी अब इसकी और बढ़ जाएगी, है ना। हो सकता है नीचे आते आते इसकी स्पीड और 40 मीटर पर सेकंड हो जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी पहले उतनी तो थी, आपने यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ा के इसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा दी,
तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में एड अप हो जाएगी। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पर है। चार्ज के पास अगर पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आपने कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा दिया, तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइनली क्या हो जाएगी, देखो, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी थी प्लस जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है ना। पोटेंशियल एनर्जी वी वोल्ट अप्लाई करने के कारण उसको जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, दैट इज क्यू इंटू वी। तो जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, है ना, के ई वन प्लस क्यू इंटू वी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, क्योंकि क्योंकि बात ये होती है कि आपको जिस टाइम पे वेवलेंथ निकालना हो, है ना, आपको जिस टाइम पे वेवलेंथ निकालना हो उस टाइम पे आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए, है ना। मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो, जैसे ये पार्टिकल जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है ना। अभी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो कम है, ठीक है, और वेलोसिटी अगर अभी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना। फिर जैसे जैसे मान लो थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी फिर, है ना। मान लो थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी किसी कारणवश बढ़ गई, तो ये देखो वेवलेंथ छोटी हो गई ना। पहले वेवलेंथ ये थी, ये ज़्यादा वेवलेंथ है, अभी वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ कम हो गई है ना। ऐसा मैथमेटिकली होना भी चाहिए, वेलोसिटी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो वही बात है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, इसलिए हम इस तरह से ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और फिर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, संकित क्या पूछ रहा है कि सर हर मैटर का वेव नेचर लें कि पार्टिकल नेचर। ये मैटर का अपन को पार्टिकल नेचर ही लेना है ना। वो क्वेश्चन क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह से नहीं आता, आपको क्वेश्चन सिंपल ये आता है कि एक मैटर है, उसका मास ये है, वेलोसिटी ये है, तो आप उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दो। क्वेश्चन इतना ज्यादा स्पेसिफिक आता है, क्वेश्चन सीधे सीधे ये बोलता है कि जो आपको फॉर्मूला याद है वो लगा दो और आंसर बता दो। ठीक है संकेत, तो इनकी क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो इसमें डिफरेंट फॉर्म्स क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्म्स ये हैं, वही वही मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ ना अपना टॉपिक। डिफरेंट फॉर्म्स ये कि देखो, एक फॉर्म तो ये हो गया कि आपने वेवलेंथ को एमवी के टर्म्स में लिखा। अब जैसे देखो एमवी को अपन ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया, तो अपना फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/e, है ना। तो अपनी लैम्डा की जो इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जाएगी। तो इस तरह से वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, है ना। ये जब अभी मैं टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं समराइज कर दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, तो अगर अगला स्टेटमेंट लिख लो इसी में, इफ अ चार्ज क्यू, और ध्यान से सुनना इसको, इफ अ चार्ज क्यू एट रेस्ट is accelerated through is accelerated through potential difference potential difference of v volts, ठीक है, then final kinetic energy will be, सब लोग आंसर दो कितना होगा, will be what, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो फिर इस स्टेटमेंट का ये आंसर दो आगे। हाँ संकेत शाबाश, और बाकी लोग भी आंसर दें। सही है, Q इंटू वी, राइट, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो जीरो थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
ke1 तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली इट विल बी q इंटू वी। ठीक है, तो देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है और उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट हमने कर दिया, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी, है ना। तो हम उसके लिए लैम्डा की क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? देखो लैम्डा होता है h, सब लोग को दिख रहा है कि अगले पेज पे लिख दो? अगले पेज पे लिख देता हूँ। लैम्डा होता है h अपॉन एम वी, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और दूधागादी मत करो भाई बोर्ड पे, h अपॉन एम वी, और एम वी की जगह अपन ये रख सकते हैं √2m के ही, तो h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वही बात हो गई कि किसी टाइम पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होके v वोल्ट से एक्सेलरेट हो गया, तो उसकी फाइनल काइनेटिक, उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? qv। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h अपॉन √2m क्यू वी, है ना। काइनेटिक एनर्जी को ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी को हमने qv से रिप्लेस कर दिया। ये किसके लिए सही है? फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना। जो ये वाला रिलेशन है, दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर पार्टिकल पहले से मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू भी नहीं होगी, है ना। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्यू वी, है ना। लेकिन जनरली अपन को जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपने लिए पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, इसलिए अपन ने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ भाई, गूदागादी मत करो यार, जो भी कर रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, ये तो अपन ने जनरल पार्टिकल के लिए निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन के लिए सेम फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? बस उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो जाएगा, और क्या, वैल्यूज डाल देंगे इलेक्ट्रॉन की। तो हम लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू, जैसे मान लो हम ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं अभी, ये वाला, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m क्यू भी, ध्यान से देखना। लैम्डा इज इक्वल टू h, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, √2m e, है ना। मास हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन का, जो कि हमें पता है। चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई होता है ना। स्मॉल ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जितना भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन कोई पूछे तो फॉर्मूला इस तरह से उसी फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी, है ना। तो इसमें जब आप कांस्टेंट्स की वैल्यूज डाल दोगे, है ना, एच की वैल्यू डाल दोगे, इलेक्ट्रॉन का मास, इसका चार्ज, तो ये वैल्यू जो है सॉल्व होके आती है √150 बाय कैपिटल वी, है ना। और यूनिट क्या है इस फॉर्मूले में वेवलेंथ की? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, फॉर्मूले को हमेशा यूनिट के साथ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया है, जनरली 99% केसेस में हम इलेक्ट्रॉन से ही डील करते हैं। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको फिर सारी वैल्यूज अलग से नहीं डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो 10 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है, तो डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू 10 यहाँ पे डाल के इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल दो। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इफ the question asks about any other particle, then we will apply the general formula, right? तो इसको और सॉल्व करके हम लिख सकते हैं
अंडर रूट 150 का जब अंडर रूट लोगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 12.3 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, है ना। इस तरह से भी इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। तो ये वैल्यू याद करने के लिए आसान है, 1 2 3, है ना, एक के बाद एक आ रही है और ये 12 के बाद डेसिमल आ जाएगा, है ना। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, तो 150 का 12 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 12.3, है ना। इस तरह से अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए, अपनी जो हेडिंग थी अब मैं समराइज कर देता हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ का क्या मतलब है कि वेवलेंथ का एक फॉर्म तो ये है कि आपको मास और वेलोसिटी पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी दी है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में वोल्टेज दिया है और पार्टिकल का चार्ज दिया है तो भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो ये वेवलेंथ निकालने के अलग अलग तरीके हो गए या अलग अलग फॉर्म हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो बेसिकली ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है, एक तो ये और दूसरा एक ये वाला फॉर्मूला, ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो समाप्त होता है ना। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज सिंपली अबाउट फाइंडिंग द वेवलेंथ। तो अब इस पे आप लोग क्वेश्चन लिखो। व्हाट व्हाट विल बी द वेवलेंथ, द वेवलेंथ में शॉर्ट में लिखूंगा WL, है ना, वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो बॉल बॉल क्या है, एक मैटर है कि रेडिएशन है, मैटर है ना। आई होप इसमें किसी कोई डाउट नहीं है किसी को, बॉल इज अ मैटर, ठीक है। मैटर और वेवलेंथ की बात हो रही है, तो वेवलेंथ ऑफ मैटर मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत, है ना। इसमें बस अब क्या करना है, इसमें वेवलेंथ निकालना है। देख लो दिया क्या क्या, एक तो मास दिया है और वेलोसिटी दी है ना। तो बस वैल्यू डाल दो यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू पता ही है, मास डाल देना केजी में, वेलोसिटी डाल देना मीटर पर सेकंड में, तो लैम्डा जो है वो एसआई यूनिट में आ जाएगा, मतलब मीटर में, ठीक है। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो इस इन वैल्यू से जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि दिस इज बॉल, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ठीक है, अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। एक एक छोटा सा टॉपिक और है। हाँ संकेत, तुम क्या कह रहे हो कि सर मास ग्राम में डाला है, किलोग्राम में डालेंगे क्या सर? तो देखो, यूनिट्स का तो ऐसा है, आप तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि दो चीजें होती है अपने पास, या तो सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में डाल दो, सारी, तो एच डाल दो ऐसा यूनिट में, मास डाल दो ऐसा यूनिट में, तो उसके लिए ऐसा यूनिट अपन को याद होना चाहिए, मास की ऐसा यूनिट केजी है ना, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो जब सारी वैल्यूज आप ऐसा यूनिट्स में डालते हो तो उससे जो आंसर आता है वो हमेशा ऐसा यूनिट में आएगा, तो इसका आंसर आएगा मीटर में। लेकिन अगर आप किसी और वैल्यू में डाल रहे हो, ऐसा यूनिट में नहीं डाल रहे हो, तो उसकी फिर यूनिट लिखते जाओ, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें ग्राम में डालना है अगर, तो देखो, जैसे अपन ने एच की वैल्यू डाल दी जूल सेकेंड में, है ना, तो ये तो ऐसा यूनिट है। फिर अपन ने मास की यूनिट डाल दी, जैसे तुमने ग्राम में डाल दी मान लो मास की, और वेलोसिटी तुमने तुमने डाल दी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब जो लैम्डा आएगा उसकी यूनिट उसकी यूनिट मीटर नहीं होगी, है ना, उसकी यूनिट यही होगी। मतलब जो तुम लैम्डा बताओगे, लैम्डा की जैसे मान लो वैल्यू आई एक्स, तो हम आंसर क्या क्या देंगे कि द वेवलेंथ इज एक्स जूल सेकेंड स्क्वायर
ग्राम मीटर, ठीक है। इसको हम अब मीटर नहीं, ये नहीं लिख सकते, मीटर में नहीं लिख सकते अब हम, ठीक है। अगर आपको ऐसा यूनिट में देना है तो फिर इसका सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में डालो, तो ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो, है ना। जब सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में आ गई तब आप बेधड़क जो भी आपका आंसर है उसको ऐसा यूनिट मतलब मीटर में बता सकते हो। किलोग्राम में डालने पे, किलोग्राम में डालने पर मीटर में कैसे आ रहा है, तो वो किलोग्राम यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा ना, जूल से। जूल क्या, देखो जूल क्या है, जूल क्या है, यूनिट ऑफ वर्क, है ना। वर्क को अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, जैसे अगर आपको जूल को स्प्लिट करके लिखना है ना, तो आप जूल को स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो, मास की यूनिट मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मतलब मीटर। तो जूल को अपन इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दिस, क्या बोलते हैं, मीटर। तो वहां से किलोग्राम आ जाएगा कैलकुलेशन में, वो किलोग्राम इस नीचे वाले किलोग्राम को कैंसिल कर देगा। समझ में आया संकेत, यूनिट्स का खेल। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, यूनिट्स में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो कभी किसी को कैलकुलेशन में यूनिट्स के दौरान दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना, उस टाइम में समझा दूंगा। बूदागादी क्यों कर रहे हो भाई स्क्रीन पे, कर कौन रहा है मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा एक तो। चलो ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे खत्म हुआ, ये अगले साइंटिस्ट का प्रवेश होता है यहाँ से, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग्स अन, हाँ हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एकदम इजी इजी वाले। अपन अभी करेंगे और क्वेश्चन, एक बार ये टॉपिक अपना खत्म हो जाए फिर अभी वो सेक्शन डी अपन डिस्कस करेंगे ना, उसमें अपन करेंगे और क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब क्या है, देखो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम, है ना। अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब, सर्टेनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, सर्टेन, सर्टेन वर्ड का मतलब होता है निश्चित, है ना। कोई भी चीज अपन को पक्का पता है कि भाई आज तो श्योर है अपन की बारिश 100% होगी, वी आर सर्टेन अबाउट द स्टेटस ऑफ रेनफॉल टुडे। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि चीजें जो है वो क्या है, अनिश्चित, है ना, ठीक है। तो आई होप अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो चीजों की, ये जो अभी तक अपन जो बात कर रहे थे उसकी अनसर्टेनिटी पे बात करता है ना। अभी तक इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बड़े सर्टेनिटी से ये कहा कि भाई जो जैसे डी ब्रोगली फॉर एग्जांपल, जैसे हम डी ब्रोगली ले लें तो डी ब्रोगली ने बड़े सर्टेनिटी से कहा, ऑल्दो वो उनका हाइपोथेसिस ही था, उसका कुछ ऐसा प्रूफ बाद में उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उन्होंने सर्टेनिटी से कहा उस टाइम की जो वेवलेंथ है वो ये होगी, है ना। उससे अपन और पहले जाए थोड़ा हिस्ट्री में, तो नील बोर ने जैसे अलग अलग फॉर्मूले दिए थे, है ना। उन्होंने नील बोर ने जैसे बोल दिया था कि भाई nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो ये 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड होता है तो होता है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला उन्होंने दिया, बोला ये होती है तो होती है, ठीक है। तो ये बहुत सर्टेनिटी से बात कर रहे थे ये लोग कि रेडियस ऐसे निकल जाएगा, है ना, वेलोसिटी ऐसे निकल जाएगी। ये जो साइंटिस्ट हैं डी ब्रोगली बोल रहा हूँ, हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट हैं ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सब चीजों की अनसर्टेनिटी पे को लेके बात की थी, ठीक है। तो अब अनसर्टेनिटी पे उन्होंने बात क्या की थी उसको हम देखते हैं, पहले उनका स्टेटमेंट लिख लो फिर अपन समझते हैं। प्रिंसिपल वर्ड का मतलब तो पता ही है सबको, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, है ना, रूल। तो उनका ये कहना था कि द एग्जैक्ट पोजीशन, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड
momentum of a fast moving particle cannot be calculated precisely, है ना। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। उनका ये कहना था कि अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज चल रहा है ना, फास्ट मूविंग पार्टिकल, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। ठीक है, इसके कहने का मतलब उनका क्या था कि ये बात उन्होंने ऑर्बिट्स के संदर्भ में की थी, है ना, मतलब ऑर्बिट्स के रेफरेंस में की थी। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके रेफरेंस में, कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है ना, और ये जैसे ये अपना ऑर्बिट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत फास्ट घूमता है ना, ये बात तो हम सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स वेरी फास्ट इन दिस ऑर्बिट। तो उनका ये कहना था कि जब कोई भी पार्टिकल इतनी तेज अगर घूमता है तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्टली नहीं बता सकते, है ना। एग्जैक्ट वर्ड का मतलब क्या है, सर्टेन, है ना। तो एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते, कैन नॉट मतलब अनसर्टेन हो गई चीजें, ठीक है। तो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ फास्ट मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से इसमें घूम रहा है, तो एक बार में आप सर्टेनिटी से या तो उसकी पोजीशन बता सकते हो या तो उसका उसका मोमेंटम बता सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है, जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर है ना। आपने कोई किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पर है। तो जब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पर है, मतलब आप सर्टेन हो उसकी पोजीशन को लेके, यू आर सर्टेन अबाउट इट्स पोजीशन। तो अगर आप पोजीशन के बारे में सर्टेन हो कि इलेक्ट्रॉन भैया इस कोऑर्डिनेट पर है, तो फिर आप वेलोसिटी के बारे में सर्टेन नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हाइजेनबर्ग का कहना था। तो इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन है तो जो इसकी पोजीशन ये है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी एक रेंज होगी, है ना, उसकी एक रेंज होगी। द वेलोसिटी में बिलोंग टू v1 टू v2, ठीक है, जहां पे v1 एक वैल्यू है और v2 दूसरी वैल्यू है। तो इस रेंज में वेलोसिटी होगी जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे होगा। तो अगर आप पोजीशन के बारे में सर्टेन हो तो इसका मतलब आप वेलोसिटी के बारे में क्या हो, अगर हम वैल्यूज की रेंज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर अनसर्टेन अबाउट वेलोसिटी, है ना, वी आर अनसर्टेन अबाउट वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी के बारे में अनसर्टेन हो तो मतलब मोमेंटम के बारे में भी अनसर्टेन हो, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो पार्टिकल का फिक्स रहता है, पता है अपन को इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। तो अगर वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी तो मोमेंटम भी अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका उल्टा, हाँ, मैं वही स्टेटमेंट बोलने वाला था कि अगर अगर वेलोसिटी सर्टेनिटी से बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा रीजन अपन कंसीडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जब इस रीजन में है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड के आसपास की रफ्तार से चल रहा होगा। तो फिर यहाँ पर देखो, आप रीजन की बात करोगे कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है ना। अब यहाँ पर वेलोसिटी सर्टेन हो गई, एग्जैक्ट वैल्यू, तो यहाँ पर अब पोजीशन सर्टेन नहीं है, यहाँ पर हम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि भाई चीजें उतनी फिक्स नहीं है, हाइजेनबर्ग का कहना ये था कि चीजें उतनी फिक्स है नहीं, या चीजें उतनी क्लियर है नहीं जितनी पिछले साइंटिस्ट ने अभी तक हमें दिखाई है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम फिजिक्स को लेके एक अच्छा डेवलपमेंट था जो हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग चाहो तो बना लो, वैसे अगर समझ में आ गया तो रहने दो, है ना। श्रद्धा है आप लोगों की, बनाना जरूरी नहीं है, इसका बस मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो अपने काम का रहेगा। सर बस इतना बोलने से बुक्स में छप छप गया, हाँ हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल सही बात है, इतना बोलने से बुक में छप, इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी की बात की थी। इसके बाद और जो अभी हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह, उन्होंने भर भर के फिर अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये इसका एक रफ डायग्राम था, आप लोग चाहो तो बना लो, नहीं चाहो तो मत भी बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक वर्ड और हम ऐड कर लेते हैं, प्रिसाइसली साइमल्टेनियसली।
है ना, साइमल्टेनियसली वर्ड आगे ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है एक साथ, है ना। ये वर्ड लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने लैंग्वेज क्या लिखी है कि पोजीशन और मोमेंटम आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते, एक साथ नहीं बता सकते, है ना, साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी अपन एक चीज एक बार में एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो देखो इसको इन्होंने मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया, वो मेन चीज है जो अपनी इंपॉर्टेंस की है। तो उन्होंने कहा कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, है ना, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टिन डिफरेंस इन पोजीशन, तो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। इन ये जो दोनों अनसर्टिनिटीज हैं या ये जो दोनों एरर हैं, इनके प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू h/4 पाई होना चाहिए, है ना। अब इन्होंने ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उसके थ्रू उन्होंने ये लिखा होगा, उसका एक्सपेरिमेंट और डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका मैं और थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। तो देखो ये है एक कांस्टेंट वैल्यू, है ना, h एक कांस्टेंट वैल्यू, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और ये जो प्रोडक्ट है ये इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ये प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू ये है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो फॉर्मूला है मैं थोड़ा इसकी फीलिंग दे देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मान लो अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी पोजीशन में बहुत कम हो गई, है ना। जैसे मान लो आप तो बोल रहे हो कि भैया इलेक्ट्रॉन तो 10:05 पे इलेक्ट्रॉन यहीं पर है ना, तो ये आप बड़ी सर्टिनिटी से बोल रहे हो, उसका मतलब जो अनसर्टिनिटी है डेल्टा, वो लगभग उसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0, राइट। तो जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, जब दो फैक्टर्स की का जो प्रोडक्ट है वो एक मिनिमम वैल्यू अगर आ रहा है ना, एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट को बहुत छोटा कर दोगे, है ना, मान लो 1/10⁶, तो इसका मतलब दूसरा प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा ना, है ना, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, तभी तो ये मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है। तो देखो एक फैक्टर को जब अपन ने बहुत छोटा कर दिया, 1/10⁶ इज अ वेरी लेस वैल्यू, तो दूसरा फैक्टर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपने अनसर्टिनिटी पोजीशन में बहुत कम कर दी, मतलब आप ये कह रहे हो कि हम पोजीशन के बारे में सर्टेन हैं, तो जो दूसरा फैक्टर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आप वेलोसिटी के बारे में हाईली अनसर्टेन हो जाओगे, ठीक है। तो डेल्टा पी विल बी सीवियरली हाई, है ना। और इसका उल्टा भी सही है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि अपन को इनका प्रोडक्ट एक मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। उल्टा भी सही है, अगर ये फैक्टर बहुत छोटा है तो ये फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, संकेत क्या कह रहा था कि सर बस इतना, हाँ वो तो हो गया। आदित्य क्या कह रहा है, सर फॉर्मूला यूज करते करके तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ही सकते हैं। नहीं, कैसे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से तो अपनी अनसर्टिनिटी आ रही है ना, डेल्टा पी, डेल्टा एक्स। अपने एक्स की वैल्यू थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम तो डेल्टा निकाल रहे हैं। डेल्टा पी है अनसर्टिनिटी मोमेंट, ये अपन लिखने वाले हैं अभी, है ना, ये हम लिखने वाले हैं, 1 मिनट रुको। सबको फॉर्मूले की फीलिंग आ गई होगी, आई होप, कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे हाइजेनबर्ग की भावनाओं को एक्सप्रेस करने में सक्षम है, केपेबल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें बस अब लिख लो कौन से टर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख लेना भैया, डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, लिखते जाओ, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। फिर उसके नीचे लिख लेना डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी इज
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना। बाकी फिर इसमें और बातें सही हैं कि जैसे अपन डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, ये मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, है ना। डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम, पी का मतलब होता है एम वी, तो डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एम वी, है ना। डेल्टा ऑफ एम वी मतलब क्या, दो वैल्यूज में डिफरेंस, मतलब एम टू वी टू माइनस एम वन वी वन। तो जैसे अपन किसी भी पार्टिकल की अपन बात करते हैं तो उसका मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो सेम रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी टू माइनस एम वी वन, है ना, क्योंकि मास तो हमेशा सेम रहेगा। तो m अपना कॉमन हो जाएगा, v2 माइनस वी वन, मतलब m डेल्टा v। तो डेल्टा p को हम m डेल्टा v लिख सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है उसका एक और फॉर्म ये बन जाता है डेल्टा x, और डेल्टा p की जगह हमने क्या रख दिया, m डेल्टा v। ठीक है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, h बाय 4 पाई, राइट। तो ये एक और फॉर्म हो गया हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। सर हाँ चंद्रमान बोलो। अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो कैसे सेटिस्फाई करेगा ये? डेल्टा एक्स जीरो नहीं होगा यार, लगभग जीरो होता है, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होता, है ना, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डेल्टा एक्स जीरो हो जाए। इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव करता है कि आप एकदम 100% सर्टेनिटी से तो बता ही नहीं सकते, यही हाइजेनबर्ग का कहना था। ठीक है, यस। तो ठीक है, बस इसको लिख लो अब। और टर्म्स का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा सबको, किस टर्म का क्या मतलब है ना। ये वर्ड्स याद रखना, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना। और डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन, डेल्टा वी का मतलब हो जाएगा, ये भी लिख लेना अगर किसी को इसमें डाउट हो तो, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, अब बस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को और लिखना है, फिर हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो आप एक पॉइंट और लिख लो, इसमें लिख लेना नोट, इसी टॉपिक में लिखना है ये, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में नोट। तो if a value n, if a value n has inaccuracy डेल्टा n, इसको मैं भी लिख दूंगा पेन से, देन देखो इफ, एक सेकेंड, हाँ, तो इफ अ वैल्यू n हैज इनएक्यूरेसी डेल्टा n, अगर किसी n वैल्यू में डेल्टा n की इनएक्यूरेसी है, देन इस सिचुएशन में जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर इन n, परसेंटेज एरर इन n is equal to del n by n into 100। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू n, है ना, जैसे मान लो अपन पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि पोजीशन में, मतलब x में इनएक्यूरेसी है डेल्टा x की। ठीक है, जो डेल्टा होता है वो अनसर्टेनिटी होता है, मतलब हम इसको इनएक्यूरेसी भी बोल सकते हैं कि वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। तो इफ अ वैल्यू n हैज इनएक्यूरेसी डेल्टा n, तो हम ये बोलेंगे कि जो n है उसमें एरर कितना है, क्योंकि n में इनएक्यूरेसी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि n की वैल्यू में एरर है, तो n में कितना परसेंटेज एरर है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, है ना। परसेंटेज एरर इन n इज इक्वल टू डेल्टा n बाय n इंटू 100। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको।
अच्छा, और क्वेश्चन में कैसी कैसी लैंग्वेज आती है उसका एक कंक्लूजन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं, वी में से दैट we may say that n is accurate up to या within, n is accurate up to या within x परसेंट। मतलब एक मिनट रुको, अगर ये वैल्यू अपनी x आई थी, ध्यान से देखना, अगर अपनी ये वैल्यू सॉल्व होके x आई थी, परसेंटेज एरर अगर अपना आया x, तो हम कह सकते हैं कि n जो है वो x परसेंट तक एक्यूरेट है। या फिर और ये स्टेटमेंट किस तरह से कहा जाता है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n will lie between, n जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी n माइनस डेल n टू n प्लस डेल n। ठीक है, तो इसका अपन एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। इफ अ वैल्यू n की वैल्यू जैसे मान लो अपन 100 है, ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो n की वैल्यू आपकी 100 है ना, और उसमें क्वेश्चन में कहा है कि उसकी जो इनएक्यूरेसी है वो डेल्टा n है, तो अपन ने डेल्टा n की वैल्यू मान ली 10, है ना, मतलब उसमें 10 की इनएक्यूरेसी है, डेल्टा n इज इक्वल टू 10। तो परसेंटेज एरर कितना हो सकता है n में, तो अपना परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा n बाय n इंटू 100, मतलब 10%। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो n की जो वैल्यू 100 है ना, वो एक्चुअली उसमें 10% का एरर है। ठीक है, 10% का एरर है, मतलब क्या, ये जो 100 वैल्यू है ये कहीं से भी कहीं तक लाई कर सकती है। n विल लाई बिटवीन n माइनस डेल n, मतलब n की जो वैल्यू 100 है वो एक्चुअली वो 90, n माइनस डेल n मतलब 100 माइनस 10, 90 से 110, इस रेंज में वो वैल्यू कहीं भी आ सकती है। ठीक है, और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वी में से दैट n इज एक्यूरेट अप टू x%। तो जो n है वो 10% तक एक्यूरेट है। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज यूज की जाती है ना, तो इसलिए आपको जो ये जो अपन ने नोट लिखा है ये आपको याद होना चाहिए लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना ही है, इसमें ये एक ही फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग और ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल मास 40 ग्राम, है ना, मास 40 ग्राम, और इसका जो स्पीड है दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो चीजें दी हुई है। इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड, स्पीड इज measured within accuracy of 2%, calculate uncertainty in position। जब भी क्वेश्चन में अनसर्टिनिटी वर्ड आ जाए, इसका मतलब वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का। तो आपको पोजीशन में अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सोच लो ये कैसे करना है, नोट्स पढ़ के देख लेना, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे।
अब सभी लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ ना। हाँ भाई, किसी को समझ में आया कैसे करना है? यस सर, आ गया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, सब लोग मैच कर लेना, सब सही सोच रहे थे कि नहीं। तो बात वही है, पहले तो टॉपिक आइडेंटिफाई करना। अनसर्टेनिटी वर्ड वर्ड यूज हो गया, मतलब हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन है ना। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, है ना। तो ये देखो, अब ये वही लैंग्वेज आ गई, स्पीड इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो इसका मतलब क्या है? विद इन x%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो 2% है वो स्पीड को हम इस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन स्पीड। देखो, परसेंटेज एरर इन स्पीड जो है वो हमें 2 दिया हुआ है, 2% एरर है स्पीड में। और उसको हम निकालेंगे कैसे? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। परसेंटेज एरर इन वी विल बी व्हाट? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है यहाँ पे? अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालना है, मतलब जो अननोन है हमारे लिए वो डेल्टा एक्स है। तो वही हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगाना है ना। तो जब हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला लगाओगे तो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, सॉल्व करने के लिए अपन हमेशा इक्वलिटी लेंगे, है ना, h/4 पाई। तो अब इसमें देख लो, ये तो अपने लिए अननोन है, ये निकालना है, मतलब बाकी चीजें पता होना चाहिए। मास पता है, दिया हुआ है। डेल्टा वी नहीं पता, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो डेल्टा वी अपन यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो हमको वेलोसिटी पता है, परसेंटेज एरर पता है, तो इस इक्वेशन से अपना डेल्टा वी आ जाएगा। डेल्टा वी को सॉल्व करके हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, एच पता है, पाई पता है, तो सॉल्व होके हमारा जो हमारा अननोन है डेल्टा एक्स वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो इसके स्टेप्स नोट कर लो सभी लोग। फिर अब मैं शीट प्रोजेक्ट करता हूँ, है ना, शीट के डाउट्स पूछो। शीट में हमको कौन सा सेक्शन डिस्कस करना था? सेक्शन डी। हाँ भैया, डी सेक्शन में बताओ। D1 D2 D2 एंड D5। D2 देख लेते हैं पहले। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों देख लेते हैं एक एक करके।
अच्छा ये क्या, अच्छा मैंने पार्ट 2 खोल दिया क्या, एक सेकेंड यार। तो पार्ट 1 के D1 और D5 में है। तो कैलकुलेट, हाँ D2 और D5 में, राइट। पार्ट 1 में देखो D2 और D5 डिस्कस हो रहा है, इसके अलावा आपको किसी में डाउट हो तो टेक्स्ट कर देना, मतलब चैट में लिख देना। D2 देख लेते हैं पहले। तो D2 है ये, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D2। तो व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम, हीलियम प्लस मतलब Z की वैल्यू दी है अपन को 2, वुड हैव द सेम वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब हीलियम के स्पेक्ट्रम से हो रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो फोटोन निकल रहा है उसकी जो वेवलेंथ होगी, उसके बारे में ये कह रहा है कि वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द फर्स्ट लाइमेन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हीलियम प्लस है ना, और ये है अपना हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कौन सा बोला है, फर्स्ट लाइमेन ट्रांजिशन। लाइमेन सीरीज मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आके गिरता है, और उसका पहला ट्रांजिशन, पहला लाइमेन ट्रांजिशन मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जब जंपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इससे जो वेवलेंथ निकल रही है ना, इससे जो वेवलेंथ निकल रही है, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ सेम है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अपन को क्या निकालना है, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हीलियम। हीलियम में कौन सा ट्रांजिशन, कौन से ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जब ये N2 से N1 में जंप कर रहा होगा, तो N2 की वैल्यू क्या है और N1 की वैल्यू क्या है। संकेत भाई डाउट क्या है बताओ। क्यों संकेत भाई बताओ, डाउट क्या है। कुछ नहीं करना इसमें, ये दो ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस है, दो वेरिएबल नहीं आएगा। देखो दो ऑर्बिट में, दो ऑर्बिट अपन को पता है, हाइड्रोजन एटम पता है, दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो निकल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, है ना। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, देखो ये जो En2 माइनस En1 है, इसकी वैल्यू hc बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पता है अपन को, दो वेरिएबल्स होंगे इसमें, N2 और N1। हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो, N1 और N2 दो वेरिएबल होंगे, तो उसमें अपन को वैल्यू डाल डाल के देखना पड़ेगा फिर, हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है ना। जैसे N1 की वैल्यू 1 डालो, फिर N2 की वैल्यू 2 डालो, फिर N1 की वैल्यू 1 डालो, N2 की वैल्यू 3 डालो, इस टाइप से। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है इसका, और कोई वो इसमें शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इसलिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है, अपने पास चार ऑप्शन रहते हैं ट्रांजिशन के, चारों को एक एक करके डाल के देख लो, तो उसमें जल्दी हो जाता है। ठीक है संकेत, और कौन सा पूछा था, D5। D5 अपन देख लेते हैं। मीनवाइल किसी को और किसी में डाउट हो तो लिख दे। तुम्हारा 22 आ रहा था, 22 नहीं आएगा संकेत, इसलिए क्योंकि ट्रांजिशंस जो है वो रिपीट हो जाएंगे। एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ। केवल इतनी डाउट है क्या, 22 आ रहा है। 22 इसलिए नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा क्यों है वो मैं भी आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हिट एंड ट्रायल है, तो ये क्वेश्चन टेस्ट वेस्ट में नहीं आएगा, या आएगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई होके आएगा। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन 5। तो इसमें अब बात ये है कि देखो तीन सैंपल्स हैं, एक तो हाइड्रोजन, एक हीलियम प्लस और एक लिथियम प्लस 2, है ना। हाइड्रोजन,
हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 तीनों में अलग अलग ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो सब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, हीलियम प्लस थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, लिथियम प्लस 2 फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, देखो अपन ने इसका फॉर्मूला देखा है ना। फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा एन प्लस 1/2। तो उससे आप इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लोगे, इसकी निकाल लोगे, इसकी निकाल लोगे, ठीक है। तो जब आप तीनों की स्पेक्ट्रल लाइन निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे, तो अपना आंसर आएगा 22। लेकिन अब एक्चुअली 22 सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम पे कितना अपन को मिलेगा। तो बात ये है कि जो लाइंस है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना। ओवरलैप होने का मतलब क्या है कि जैसे ये अपनी फोटोग्राफिक प्लेट है, अगर ये जैसे ये अपनी फोटोग्राफिक प्लेट है ना, ये जो हाइड्रोजन का सैंपल है इसमें जितने भी ट्रांजिशंस हुए है ना, उन सबसे उन सबसे अलग अलग फोटोन निकलेंगे, है ना। सबकी अलग अलग वेवलेंथ होगी। अपन को ये बात पता है कि हर एक फोटोन अगर उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो वो डिफरेंट पोजीशन पे अपनी लाइन बनाता है। इसको अपन स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि जैसे टोटल, वैसे अपन को ऐसा लगता है कि टोटल 22 लाइंस होंगी, लेकिन 22 लाइंस नहीं होंगी क्योंकि कुछ लाइंस इसमें ओवरलैप कर जाएंगी, है ना। तो ऐसे भी ट्रांजिशंस होंगे, ध्यान देना, ऐसे भी ट्रांजिशन होंगे जहां पर ऐसे भी ट्रांजिशन होंगे, दो ट्रांजिशन जहां पर दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, दो ट्रांजिशन में वो सेम आ जाएगा। तो जिन जिन भी ट्रांजिशन में डेल्टा ई सेम आएगा उन सब में उसमें एस सी बाई लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी, मतलब वेवलेंथ सेम आएगी, मतलब वो एक ही लाइन पर ओवरलैप कर जाएंगे। तो उस टाइम पे अपन उसको दो लाइन नहीं काउंट करेंगे, उसको अपन एक ही लाइन काउंट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटेनर एक मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में एक ही सॉल्यूशन में सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, आप सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस की एनर्जी निकालो जो जो भी क्वेश्चन में दिए। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें बस इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ करना क्या है। आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल के रख लो। जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या एनर्जी आ रही है उसको नोट कर लो। फिर फर्स्ट एक्साइट इन सैंपल ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। तो इसमें तो बस एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है 2 से 1, तो इसकी एनर्जी निकाल लो, है ना। फिर उसके बाद है हीलियम प्लस आयन। तो इसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 से जितने ट्रांजिशंस है, 4 से 1 इसकी वैल्यू निकल जाएगी, 3 से 1 इसकी वैल्यू निकाल लो। ऐसी सबकी वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो अब उसमें होगा ये कि जब आप 22 वैल्यूज निकाल लोगे तो उसमें से आपको 3 वैल्यू सेम दिखेंगी, है ना। 3 वैल्यू सेम दिखेंगी। तो वो जो 3 वैल्यू सेम दिखेंगी उसका मतलब क्या है कि वो तीनों एक ही लाइन बना रही है। तो इसका आंसर एक्चुअली 22 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना जाएगा, 20, ठीक है। इसका बस तुम लोग रीजन लिख लेना, बिकॉज 3 लाइन्स विल ओवरलैप, है ना। 3 लाइन्स विल ओवरलैप, या फिर 3 एनर्जी की वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व मत करो, उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीख लो क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया सबको? तो ठीक है, फिर अपन इसका जो बचा हुआ डिस्कशन है वो अगली क्लास में कर लेंगे। मेरे को याद दिला देना एक बार, है ना, कि इसका डिस्कशन बचा हुआ है। बाकी ठीक है, तो तुम लोग की अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय स्टूडेंट्स।